पर्यावरण संरक्षण करने का एक टाइम था, तो टाइम आपके हाथ से निकल रहा अब है। ऑप्शन नहीं। अब आपके पास में काम करना ही पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी थीम यही जारी की इस बार। बस अब लास्ट है, अब नहीं, अब कर लो फटाफट जो करना है। लेकिन पौधा चोर कहा जाता था और आपने जो डाकू है, जो नक्सली थे, उनसे आपने सरेंडर करवा दिया। तो मैंने उनसे जा करके बस ये आग्रह किया और लगभग 2 साल का समय लगा इस कार्य में। चंबल से लेकर चित्रकूट तक के जितने भी लगभग जितने भी दस्यु सम्राट थे, उनसे जाना, उनसे मुलाकात करना, उनको समझाना, राजी करना। गोली चली थी आपके? हाँ, ये सब चीजें 3 बार हमला हुआ। क्लाइमेट शिफ्ट के कारण हम लोग क्या क्या भोग रहे हैं, आप देखिए ना। कितनी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियों को क्या देख पाएंगे कई सारे पशु पक्षी। वो ये आंदोलन तब सफल होगा जब सरकार माने। सरकार तो हमेशा पेड़ काटती है, पेन बनाती है, फिर उस कागज बनाती है, फिर उस कागज पे उसी पेन से लिखती है पेड़ बचाओ। ये होता है सरकार का काम। कोई सरकार अगर नहीं समझी तो आप ये यकीन मानिए कि ये सुनामी, ये कोरोना, ये सब प्रकृति लौटाती है। लेकिन देखिए, सरकार का ये तर्क है कि हमें इंडस्ट्रीज लगानी है ताकि रोजगार मिले। ये चोरी के तरीके हैं, सरकारों के चोरी के तरीके हैं, डकैती के तरीके हैं। आजकल बंदूक उठा के आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो लोग हैशटैग लगाएंगे, हैशटैग हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पेड़ लगाओ, ये एक दिन के लिए। कई सारे रजाई में से उठ के उन्होंने लिख दिया कागज पे सेव एनवायरनमेंट, एक तख्ती ले ली, सेल्फी ले ली और डाल दिया, फिर वापस हो गए। क्या आपने कभी सोचा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम जमीन जायदाद तो छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन क्या उनके हिस्से में खुला आसमान, सांस लेने के लिए ताजी हवा छोड़कर जा रहे हैं? नमस्कार, मैं दीपांशु कसेरा और आप देख रहे हैं बिग बिल्डर। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं द ट्री मैन विष्णु लांबा जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में अभी तक 1.5 करोड़ पौधे लगाए हैं। उन्हें पौधा चोर भी कहा जाता है। इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, इस पॉडकास्ट के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया पौधा चोर, इसके पीछे की कहानी में जानना चाहता था, एक क्यूरियोसिटी थी। सबसे पहले तो इस आपके इतने बड़े सम्मानित मंच के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, और इस उम्मीद के साथ शुभकामनाएं कि सभी पेड़ उगाएंगे, पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे, तभी बचेगी धरती। स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट प्लांटिंग का मंत्र हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। बातें बंद करके पेड़ लगाने पर ध्यान देना पड़ेगा। आपने पौधा चोर की बात की है। ये एक नाम है जो बचपन जुड़ गया और अब ये शायद आखिरी सांस तक रहेगा, आखिरी में मेरे बाद भी रहेगा शायद। बचपन में पौधा एक 3-4 साल की उम्र में माँ को मैंने पौधे लगाते हुए देखा, मिर्ची टमाटर इस तरह के। वो जो छोटी सी कॉपल जब मिर्ची टमाटर की उसमें से निकलती है, पौधा बनता है, तो चिड़िया आकर के, गौरैया बहुत ज्यादा होती थी पहले, अभी तो कम हो गई, वो निकल के उसको खा जाती है। वो ना खाए, जीव इस तरह के ना खाएं, तो उसके ऊपर कांटे लगाती थी माँ। अच्छा। तो मैं देखता था कि वो कांटे, मतलब एक झाड़ी कटी हुई, कोई सूखी झाड़ी रख दी, हाँ। बाड़े में छोटी छोटी जगह तो होती है, तो घर पे खाने लायक उसमें सब्जियां वगैरह। तो देखता था, समझता था, पौधे को गौर से देखता था कैसे उग रहा है, क्या हो रहा है। आपने बीज को देखा होगा तो बीज ऐसे फट जाता है, उसमें से पौधा नहीं, जमीन होता है ऊपर बीज, फिर वो जब धीरे धीरे वो बीज का ऊपर कैसा गिर जाता है, पौधा पत्तियां निकाल लेता है। तो मैं कई बार उसको उठाता था, जल्दी निकलना, चल, समझ रहे हैं आप। एक ही गड्ढे में बहुत सारे पौधे लाके लगा देना। वो पौधे लगाने का क्रम चलता रहा। 5-1 साल की उम्र रही होगी, माँ के साथ एक दिन आम का पौधा लगाने का मौका मिला। पहला पौधा था? नहीं, उससे पहले पौधे उनके साथ आम लगाया, पहला पौधा माँ के साथ 5 साल की उम्र में। उससे पहले लगाने का कार्यक्रम मैं देखता रहता था, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, 3-4 साल का। हाँ, कैसे क्या हो रहा है। एक दिन हैंडपंप था तालाब के किनारे, वहां गए पानी मटकी भरने के लिए, माँ के साथ वहां से एक पौधा लेके आए, रेवड़ी में से लाया था, गोबर की रेवड़ी में से लाके लगा दिया। बस वो दिन है, आज का दिन है, मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। पेड़ जिंदगी हो गया। वहां पर जो गांव में लोगों से बातें सुनते कि हमारे गांव में कई सारे ऐसे लोग थे जो होते ना, कि वो उन्होंने कागजी नींबू लगाए हैं। तो ये यूनिक नाम बच्चे के लिए एकदम नया, कि कागजी नींबू, मतलब नींबू तो सुना, लेकिन कागजी नींबू क्या। तो मांगा तो नहीं दिया तो फिर चोरी करना पड़ा। तो सुबह शाम जब भी मौका लगता उनकी चोरी कर लाते। गांव में पंचायत में ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसमें चोरी नहीं की। धीरे धीरे वो चलता रहा, पकड़े जाते, माँ पिटाई करती, और बहुत अच्छी वाली पिटाई करती। तो ये सब चीजें चलती रही। बाद में गांव में ये बढ़ गया चोरी का लेवल, की हाथ जोड़ के वो सब लोग, बच्चों को कितना मारेंगे, क्या करेंगे। गांव वाले तो नहीं मारते थे, और अपन बाजा नहीं रहे, माँ मारती थी, गांव वाले तो बहुत प्यार करते थे। तो सबने कहा घर वालों को भी कि मत मारो यार, बच्चा ही तो है, पेड़ ही तो लगा रहा है। उस समय किसी ने सीरियस नहीं लिया, बहुत कम लोग थे जिन्होंने सीरियस लिया।
और वो मेरे लिए हमेशा आदर्श रहेंगे। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया बचपन में। एक दो लोगों ने शुरुआत करी कि भाई इसको 2 पौधे दे दो, अगर 10 पौधे कहीं लगा रहा 2 इसको दे दो। तो मुझे 2 पौधे दे जाते थे कि हमारी फलाने खेत में लगाए हैं, वहां से चोरी नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं चोरी नहीं करता था उनके यहाँ। और कि जिसने वो नहीं दिए, आगे से आके दे रहे हाँ उसके, हाँ मतलब कुछ भी नाम दो आप उसको, हैं। जी जी। तो वो उसके इस तरह का चलता रहा। ये 2012 तक चला, पौधा चोर साथ में जुड़ जुड़ा रहा। हाँ, हाँ। फिर प्रणव दा की कृपा प्रणब हुई। मुखर्जी। हाँ, माननीय ओके। भारत रत्न जी जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, बहुत महान विद्वान नेता थे वो। जी जी। तो बस उनके हाथ लगे सर पे, और फिर ये कंकर पत्थर जो है था, जो वो शंकर हो गया। लेकिन पौधा चोर कहा जाता था, और आपने जो डाकू है, जो नक्सली थे, उनसे आपने सरेंडर करवा दिया। वो चंबल के जी जी हाँ, जी। देखिए, इरफान भाई टोंक से ताल्लुक रखते थे। हाँ हाँ इरफान भाई बहुत प्यारे और बहुत बड़े कलाकार थे। हाँ हाँ। आप तो नहीं रहे दुनिया में, परमात्मा उन्हें सदगति दे। इरफान भाई की फिल्म आई थी पान सिंह तोमर। तो उस दौरान उन्होंने पूछा कि भाई तुमने देखी है फिल्म? तो मैंने कहा नहीं, टोंक गए थे, जानते थे, कई बार मिलना हुआ था, यहाँ मिलना हो गया था हमारा पहले। बाद में फिर रिसर्जेंट एक राजस्थान पर के प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम की शूटिंग के दौरान हम लगातार मिलते रहे। उससे पहले चंबल वाला चल ही रहा था ये। तो वो बहुत बड़ा कलाकार हो चुका था। तो हम सोचते थे कि यार वो बद्रीनाथ तो नहीं रहा टोंक वाला। चंद्रकांता अब सीरियल कहाँ आता था, मिलेंगे उसमें वैसा वाला। बद्रीनाथ वो हाँ हाँ। आते थे। जी जी। तो वो, मैंने कहा हाँ देखी है। मैंने कभी पूछ लिया, तो कमरे पे आके मैंने वो पिक्चर देखी पूरी। तो मुझे उसमें 2 3 चीज समझ में आई। पिक्चर में देखता नहीं, और मुझे टाइम भी नहीं मिलता। बस वो घर में स्पेशल। टीवी नहीं थी पहले, अच्छा अच्छा। दूसरे घर में जाके देखते थे। टीवी आई तो मेरा घर छूट गया। तो उसमें ये समझ में आया कि फौज का सूबेदार बंदूक उठा के भीड़ में चला गया और बागी बन गया। कहीं ना कहीं युवा की भावनाओं का हनन तो हो रहा है। कहीं ना कहीं युवा जो है वो मार्गदर्शन के अभाव में भटक रहा है, ऐसा भी है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये थी मेरे लिए जो काम की थी, कि जब डकैत जो थे दस्यु, वो बीहड़ में थे, जब उनके कंधे बंदूक थी, तो सारे जंगल सुरक्षित थे, क्योंकि उनके डर से उधर कोई आता नहीं था जंगलों की तरफ। सारे बीहड़ सुरक्षित थे। हम्म। पेड़ वगैरह का कोई ध्यान वन्य जीव का शिकार करने नहीं आता था। कोई हरे पेड़ों की कटाई नहीं होती थी, अवैध खनन नहीं होता था। अभी क्या हो रहा है, वो बाहर आए, सब लोग अंदर घुस गए, सारे जंगल साफ। तो मैंने उनसे जाकर के बस ये आग्रह किया, और लगभग 2 साल का समय लगा इस कार्य में। चंबल से लेकर चित्रकूट तक के जितने भी, लगभग जितने भी दस्यु सम्राट थे, उनसे जाना, उनसे मुलाकात करना, उनको समझाना, राजी करना। और बहुत प्यारे लोग मिले। वो एक डायलॉग है ना इरफान भाई का, कि वो चंबल में जी जी। वो मतलब हाँ बीहड़ में बागी होते हैं, हाँ 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 हाँ। पार्लियामेंट में। तो इस तरह की चीजें जो है, लेकिन जिनके हाथ में बंदूक थी, उनके हाथ में आपने पौधे थमाए। जिनके हाथ में बंदूक थी उनके हाथ में पौधे पहले भी जा सकते थे। हाँ हाँ हाँ। बस थोड़ा सा क्या है ना कि बदनाम कर दिया चंबल को, जी दस्युओं को जी। बदनाम कर दिया उस जमाने की पुलिस ने, उस जमाने के सिस्टम ने। आज की तरह पुलिस थोड़ी, आज तो कई पुलिस पुलिस में कितने सोशल काम हो रहे हैं, कितने अच्छे काम हो रहे हैं। हम भी एक खाकी वॉरियर्स कैंपेन उनके साथ चला रहे हैं। लगभग 2,500 पुलिस स्टेशन में हम लोग प्लांटेशन और कई सारे काम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों के बीच में लगभग 2.5 साल 2 साल रहने का मौका मिला। और लगभग 38 पूर्व जो दस्यु कुख्यात जिनको कहा गया, वो सब लोग जयपुर पधारे। हम्म। और कई परिवार, पान सिंह का परिवार, बलवंता, मौर सिंह, सरू सिंह, मुन्ना सिंह, और भी कई सारे, रेणु यादव, सरला जाटव, सीमा परिहार, उन्हें सही रास्ते पे लाने का आपने वो काम सब, किया। वो सही रास्ते पे क्या, मेरे को तो अच्छा लगा उनसे मिलके। हाँ 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 बहुत हाँ। प्यारे लोग थे, बहुत प्यारे। पता ही जी नहीं जी। किस तरह से वो धाराएं थी उन पे, कहीं से मतलब रही है वो जमाने में। पंचम सिंह पर तो 500-600 हत्याएं थी शायद, बहुत कुछ था। उसके एक इशारे पे ट्रेन रुकती थी उस जमाने में, इंदिरा गांधी तक मैसेज था उस जमाने में। क्या होता। ये सब चीजें रही। मैं कोई किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहा, हाँ हाँ हाँ। मैं तो एक जो मैंने देखा मैं वो बता रहा हूँ। जी जी जी। लेकिन वो ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे लोग वही जो यहाँ पर्यावरण यहाँ के बस लिए। के रह गए मेरे हाँ हाँ। लिए। मोर सिंह पर तो उस जमाने में फिल्म बनी, मोर सिंह ने खुद रोल भी किया। जी जी। और मोर सिंह की वो बात भी कई बार चर्चाओं में रही कि मैंने एक साक्षात्कार किया था मोर सिंह का। तो उन्होंने विजय राजीव सिंधिया राजमाता साहब का भी जिक्र किया अपने साथ, किस तरह का उनका, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जी जी। मोहर सिंह ने आते समय, मैंने कहा दादा प्रणाम, चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। तो उन्होंने कहा कि तमने हमारे ये कर दियो, तमने जितने हमारे लाने की हम कछु तो तुम्हारे लिए करें। तो मैं बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया आपके लिए। उन्होंने अपनी भाषा में कहा। तो मैंने कहा कुछ करना ही चाहते हो, जब प्रेशर किया उन्होंने। मैंने कहा कुछ करना ही चाहते हो, तो मैंने कहा
तो उन्होंने मुझे बंदूक उठा के दे दी अपनी, एक जर्मन राइफल थी एक छोटी। तो मैं बोला, मैंने कहा ये छुड़ाने तो आया था मैं, मुझे तो इनकी जरूरत नहीं है। जी जी। तो बोले कैसे आदमी हो, मतलब कुछ तो करो। हाँ। तो मैं बोला एक एक चीज दे दो फिर, आप मुझे देना ही है तो। उसकी आंखों में देखा मैंने, बब्बर शेर किसे कहते हैं, उसकी आंखों में देखा है मैंने, अद्भुत, मतलब क्या मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने बहुत बड़ी बड़ी ताकतें देखी देश में, और उनका सानिध्य उनके साथ रहा मैं, लेकिन वो अद्भुत व्यक्ति था एक तेज था आंखों में। हाँ बिल्कुल, टाइगर था वो। तो मैंने मोहर सिंह जी से कहा, मैंने कहा दादा एक निवेदन है। हाँ बोल, बताओ बताओ। मैं बोला आप आज के बाद कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था ये। तो मोहर सिंह ने कहा चल जवान दे दी तुमको। तो फिर मैंने कहा बड़ी कृपा होगी, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो क्या अच्छा संदेश जाएगा, लोग जीवों को मार रहे हैं आजकल। उनके साथ वाले ही फिर छोड़ेंगे। हाँ तो उन्होंने नहीं, बहुत लोगों ने छोड़ दिया। हाँ, उनके बहुत लीडर चंद को। लोग खाते थे, ये लोग ऐसे थे नहीं, चंबल के दस्यु सारे लोग ऐसे थे नहीं, दाल रोटी खाने वाले बेचारे देसी लोग थे, मजबूरियों में हालात ने बागी बनाया। बहुत प्यारे लोग थे। लेकिन मतलब देखिए, लोग मेरे को जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, हाँ, 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 उनको पता नहीं क्या लग रहा होगा, लेकिन सच में मैं सच आप रह बता के रहा हूँ। आए तो आप ज्यादा बेटर हाँ, एक्सप्लेन कर पाएंगे। मेरा 72 kg वेट था जब मैं लौट के आया तो, और मैं गया तो 62 था। आप सोचिए 10 किलो वजन बढ़ा दिया उन्होंने। हाँ, हाँ, हाँ। हैं, अच्छे से खिलाया पिलाया, बढ़िया तरीके से देसी घी, मेहमानबाजी की। पानी की जगह देसी घी, हमेशा हमेशा बहुत अच्छा रखा जी उन जी। लोगों ने। लेकिन मेरी चिंता देखिए, ज्यादा करते थे, वो अपने जवानों को बोलते थे अरे कचू टमाटर ला के दो याकू, ये बामण आदमी थोड़ा मीठा ला के दो याकू। बहुत सोचते थे। उस कुछ नहीं, बस केवल एक बंडल के उस पे कागज पे लिख दिया कि 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो ये फलाना मिठाई, जी जी। दक्षत दस्यु सम्राट फला फला फला, वो पर्ची में। ऑर्डर रहता था और आपके लिए सारे अच्छे से मेहमानबाजी की। लेकिन देखिए, अच्छे क्या, चुनौतियां रहती होगी, क्योंकि खनन माफिया है। नक्सलियों का ये मैटर अलग हुआ जो भी हुआ। नक्सलियों को अपन साइड में रखते हैं, जो खनन माफिया रहते हैं, हम्म। जब अपन पेड़ लगाने जाते हैं, जब जंगल बचाने जाते हैं, उनका काम है वहां पे कुछ उनकी फैक्ट्री, प्राइवेट फैक्ट्री वगैरह कुछ इंस्टॉल करना। तो वो उन पेड़ों को काटते हैं, तो वहां पे तो काफी चुनौतियां आती होगी, लोग जान से मारने की धमकी तक आती होगी। तो वहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ है आपके पास दम वाकया? नहीं नहीं, डर वर तो खैर मेरे डिक्शनरी में नहीं है, डर वर तो मुझे नहीं लगता। डर वर तो क्या है, जो पड़ोसी लेगा परमात्मा लेगा, एक दिन जान देनी है। लेकिन तितर कबूतर मार के मैं तेरा नहीं होना चाहता, मेरे को थोड़ा सा ये मेरा एक व्यक्तिगत है। जी जी। मतलब एक नंबर होना चाहिए जो भी हो जिंदगी में, अच्छा बुरा हमने क्या किया क्या नहीं किया, हम अच्छा बुरा का फैसला करने वाले कौन है, वो सब परमात्मा तय करेगा हाँ, हाँ। कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। ये तो आपने सिखाया ना मुझे, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि बेटा चींटी नहीं मारनी, देख पाप लगेगा तुझे। तो हमें पता कर्मा चला कि लौट कर पाप आता है। लगेगा। हमें क्या पता था कि कसाई का बेटा होता है, उसको क्या करते हैं, वो सिखाते हैं कि चलो जल्दी करो। तो वो एक जीव को काटता है कसाई का बेटा, तो उसके लिए वही ठीक है, उसका ही धर्म है, वो करता है ना, कसाई का बेटा काटता है। हम लोग कई जगह जाते हैं इधर कच्ची बस्ती टाइप या जी जी जी। एरिया में, देखा देखते जाता हैं। तो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि नहीं, मेरी माँ मुझे बचपन में कहीं जाता था, मैं थोड़ा उद्दंड था, थोड़ा क्यों ज्यादा ही था। है। शरारती तो थे। हाँ शरारती, बहुत भयंकर वाला। तो मैं रास्ते जाता था तो मैं ऐसे कुत्ते की लात मार दी, तो मेरी माँ बोलती थी अब पाप लगे तो कीड़े पड़ेंगे तेरे। कहीं रात का समय है, सूर्यास्त हो गया, किसी पेड़ को हमने ऐसे टहनी पकड़ के पत्ते खींच लिए रास्ते में, तो माँ बोलती चुप, भगवान का वास है, देख पाप लगेगा तुझे। किसी पे थूक दिया जीव पर, तो बोलते थे तू, तो हमेशा वो रहता था। तो अभी भी कुछ गलती होती तो माँ याद आती है तुरंत कि अरे वो नहीं संस्कार, नहीं। वो कर्मा। तो वो मुझे सिखाया तो पता चला। अब वो कसाई के बेटे को यही सिखाया जा रहा है कि काटो, थोड़े और छोटे पीस करो, ऐसे करो, है ना, फलानी फलाना जीव इतने रुपए किलो, फलाना जीव ऐसे होता है उनके भी जी सब जी। जीव जी की तरह। तो जो तो वो तय करेगा कि क्या गलत है क्या सही है। देखिए, आपके लेकिन ऊपर मैं एक गोली नंबर चली करना थी। चाहता हूँ जिंदगी में, मेरा अपना मसला है कि मुझे डर नहीं है, किसी चीज का डर मेरी डिक्शनरी में नहीं है। लेकिन बस मुझे देखिए, इतना सा है कि जो करूँ नंबर 1 का करूँ। गोली चली थी आपके ऊपर। हाँ ये सब चीजें तो 3 बार हमला हुआ ना, ये सब चीजें तो हो गई बनास में, गोली गाली ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हुई। हमने तय किया, बनास हम टोंक की जीवन दायिनी जीवन रेखा है। जी जी। बनास हमारी माँ है, हम उसकी कोख में पले हैं बड़े हैं, उसका पानी पीकर बड़े हुए हैं। जी जी। देखिए जो जो बन गया वो बन गया, राम बन गए, कृष्ण बन गए, महावीर बन गए, बुद्ध बन गए। हम भी बनास नदी पार करके आए, पहले पौधा चोर थे, फिर मैन हो गए। आप पूछते क्या पौधा चोर को, नहीं पूछते। तो ये सही बदलाव में। जीवन में, प्रकृति का बदलाव आपको नेचर लौटाती है। हम्म। डर इन- क्या होता है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमने अपनी बात रखी, बनास में अवैध खनन नहीं होने देंगे। माननीय न्यायालय ने कुछ शर्तों पर लीज दी लोगों को, कंपनियों को। 1.5 फीट 3 फीट एक निश्चित आपके लिए तय कर दिया गया है
कि इतने में आप लोग खनन कर सकेंगे? आपने तो 150 फीट खोद दिया, जब तक पानी नहीं आया तब तक खोद दिया, कुएं खोद दिया आपने नदी में। नदी में आपने कानूनों की धज्जियां उड़ाकर सड़कें बना दी, ट्रकों की लाइन लगी पड़ी है, फैक्ट्री लगा दी, नदी के बीच मशीनें लगा दी आपने। आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? कोई तो बोले। जरूरी है। पुलिस, स्थानीय कई जगहों की पुलिस भ्रष्ट पाई जाती है, अधिकारी भ्रष्ट पाए जाते हैं, कलेक्टर भ्रष्ट पाया जाता है कई जगहों पर, कई सारे मंत्री चोर पकड़े गए, ऊपर तक कई लोगों के यहाँ सिस्टम बने हुए हैं। कौन बोलेगा बताइए? मैं किसी को तो मैं आवाज मैं उठानी मैं एक एनजीओ में से संबंध रखता हूं, मैं भी एनजीओ में धांधली करना शुरू कर दूं? अगर मैं डोनेशन लेता, सरकारों से अनुदान लेता, तो अनुदान लेता तो शायद हो सकता है कि आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता, इस तरह से बात नहीं कर रहा होता। सरकार किसी की भी रही हो, मेरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, चाहे गहलोत साहब की सरकार रही हो, चाहे वसुंधरा जी की सरकार रही हो, चाहे भजन जी की हो, कोई भी हो, आती जाती रहेगी। अगर जो गलत पीढ़ियां कर रहा माफ है नहीं उसके करेगी खिलाफ। आपको, आने वाले समय जी में जी जी। आपको सच बोलना पड़ेगा, बंदूकों से हथियारों से नहीं डरना पड़ेगा। ये तो जान है, एक दिन जानी है, किसी न किसी बहाने मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे, इससे अच्छा है कि देश के लिए मरो, कुछ करके मरो। ये मेरा आग्रह है। तो और आप। इसलिए ये सब चीजें होती रही, जी हमले जी। यहाँ किए, अच्छे लोगों ने कम वजन कम कर दिया यार सिटी में आके, जो बुरे लोग थे जिनको डाकू कहा गया उन्होंने वजन बढ़ा दिया। देसी खिला के। लेकिन आपसे प्रेरित होकर राजस्थान की जनता भी अभी आई। हमने खेजड़ी आंदोलन देखा, हमने ओरन बचाओ आंदोलन देखा, तो इसे आप कैसे देखते हैं? औरण, सेवण, गोडावण, इन तीनों के संरक्षण की दरकार जी है। जी। और लगभग मेरे ख्याल से 15-18 सालों से हमने बाड़मेर शुरू किया था गिरात्रा माता के यहाँ से, हम्म। और तब से लेकर आज तक लगातार जो हमसे हो पा रहा है लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं खास तौर से आभारी हूँ पश्चिम राजस्थान के युवाओं का इस अभियान के लिए, जिन्होंने खेजड़ी के संरक्षण के लिए, औरण के लिए, सेवण के लिए, गोडावण के लिए लगातार आंदोलन जारी कर रखा है। बड़ी बड़ी ताकतों से किसानों के छोटे छोटे बच्चे टकरा रहे हैं, और सत्य की जीत होगी, निश्चित रूप से जीत होगी। लगातार लगे हुए हम लोग। किसी किसी भी तरह की कोई धमकी, किसी भी तरह का कोई नेता, अधिकारी, पार्टी पुर्टी, कोई विचारधारा, कोई उनको प्रभावित नहीं कर पाया लोगों को। जिस भी आंदोलन में जरा सी भी राजनीति की बदबू आने लगती है, आज की राजनीति गंदी है इसलिए बदबू शब्द मैंने प्रयोग किया है, अगर आने लगती है तो वहां जरूर आपको फिर आपका आंदोलन, आपका विचार, आपकी सोच जो पवित्रता है वो खतरे में पड़ जाती है। आप निष्पक्ष रूप से अगर सत्य के साथ खड़े हैं तो निश्चित रूप से उसमें जीत होती है। चाहे बांडी का भाव क्षेत्र हो, कालवाड़ योजना हो, गोपाल योजना हो, चाहे वो पास्को प्रोजेक्ट हो, बक्सावा फॉरेस्ट हो, हंसिका, कई सारी जगह हो, ओटीएस हो, बहुत सारी योजनाएं जहां पर हम लड़े और हम जीते। सब जगह जीते हम लोग। आप ताजुब देखिए, 10 रुपए जेब में नहीं होते थे, हम जीत गए। जी जी। कोर्ट जाने के, वो आवाज टाइप उठी उस करवाने वक्त के से। 15 रुपए नहीं होते थे, वकील साहब को 15 रुपए नहीं थे, हम जीत गए। बड़ी बड़ी ताकतें हार गई, सत्य की तंबर हारी ना। और हमारे साथ जो आज इतना बड़े लोग, जो भी समाज में, देश में या दुनिया की अदर कंट्री में जहां भी लोग हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई के साथ खड़े होंगे। अगर आप भी दुनिया की तरह काम करते तो नहीं खड़े होते। तो मुझे लगता है कि बाड़मेर, पश्चिम राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर जो बेल्ट है, वहां पर जो कुछ चल रहा है जी जी। वो बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि खेजड़ी, औरण, सेवन, गोडावण को बचाने के लिए मतलब इतना इतना ज्यादा लोगों को अपना काम छोड़ के लगना पड़ रहा है, ये दर्दनाक है। वरना ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी थी कि उनको एजुकेशन और अच्छे कामों में उनका उनका टाइम, उनका समय लगना चाहिए था। जो इस आंदोलन के लिए लग रहा है बच्चों का, लेकिन वो बैग देखिए, छोड़ करके पेड़ बचाने आ रहे हैं, स्कूल छोड़ करके। ये आंदोलन तब सफल होगा जब सरकार मानेगी। सरकार कहती है कि हमारे मतलब बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने हैं, कोई फैक्ट्री करनी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकारें नहीं। तो हमेशा से ही, आप देखिए, सरकार तो हमेशा पेड़ काटती है, पेन बनाती है, फिर उस कागज बनाती है, फिर उस कागज पे उसी पेन से लिखती है पेड़ बचाओ। ये होता है सरकार का काम, तो चाहे सरकार किसी पार्टी की रही हो। जी जी। लेकिन ये बड़ा शर्मनाक है, सरकार को समझना चाहिए, और सरकार समझेगी। सरकार को अंततोगत्वा समझना पड़ेगा। कोई सरकार अगर नहीं समझी तो आप ये यकीन मानिए कि ये सुनामी, ये कोरोना, ये सब प्रकृति लौटाती है। लौटा रही है, दिख रहा है। अभी आप देखिए, प्रकृति 4 गुना लौटाती है आप वापस। तापमान देखिए, लगातार बढ़ता आप है। देखिए, अभी हमने कल या 48 परसों डिग्री। का देखा, 50 डिग्री था बाड़मेर में। अभी 3-4 दिन पहले का बाड़मेर में 50 डिग्री था। ये कहाँ क्यों हो रहा है? ये क्लाइमेट शिफ्ट क्यों हो रहा है? 4 ऋतुएं थी, 3 रह गई, ये कहाँ चली गई? आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाएंगे? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की कुछ सालों पहले की एक रिपोर्ट थी, उसमें विश्व की 10 लाख पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की प्रजातियां समाप्त होने कगार पर हैं। कई सारी समाप्त हो चुकी हैं।
ये क्लाइमेट शिफ्ट के कारण हम लोग क्या क्या भोग रहे हैं, आप देखिए ना। सही बात। कितनी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियों को क्या देख पाएंगे कई सारे पशु पक्षी वो। इतना कितना कुछ स्थानीय प्रजातियों के पौधे हमारे यहाँ हुआ करते थे, सब गड़बड़ हो रहे हैं। लेकिन देखिए सरकार का ये तर्क है कि हमें इंडस्ट्रीज लगानी है ताकि रोजगार मिले, और इसके लिए वो पेड़ काट रहे हैं। ये चोरी के तरीके हैं, सरकारों के चोरी के तरीके हैं, डकैती के तरीके हैं। आजकल बंदूक उठा के आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है, आपकी कनपट्टी पे आपके घर वालों का अपहरण नहीं किया जा रहा है। जी जी। बस ये तरीका है और कुछ नहीं है। ये तरीके होते हैं सरकार के, ये तरीके होते हैं कि आप बसे बसाए हरियाली को उजाड़ दो। हम्म। अभी आप देख रहे हो दूधू दूधू में आंदोलन चल रहा है, बरेना जो गांव है, आप देखिए वहां दादू दादू इतनी महान परंपरा है। दादू संतों ने बहुत त्याग तपस्या बलिदान दिया इस मानवता की सेवा के लिए। जी जी। मुझे तो भी जानकारी में आया, जैसे मैं राजस्थान आया देखा इधर, तो वहां के कुछ संत लोग, प्रतिनिधि मंडल आया था आशीर्वाद देने के लिए मुझे कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, आपका तो सहयोग चाहिए। तो मैंने कहा तो आदेश करने आए हो आप तो संतों की, मैं तो संतों की संतान हूँ भाई, वैरागी का बेटा हूँ मैं, तो मेरा काम है ये तो मैंने कहा बिल्कुल महाराज जी आप पधारे, तो बिल्कुल उसमें जो जो कुछ हो रहा है वहां पर की रिको लेके जाएंगे। तो रिको वहां लेके जाओ जहाँ पेड़ नहीं है, और पहले लगाओ जितने आप काटने जा रहे हो वहां से हटाने जा रहे हो। फिर वहां और पर आप काटने क्यों जा रहे हो, अभी आप बार बार मशीन के दावे करते हो जी जी कि साहब एक मशीन हम लेके आए हैं जो पूरा पेड़ निकालेगी, दूसरी जगह लगाएगी। अरे तुम्हारे पास तो है ही नहीं, वो लाओ ना। वो झूठ बोला जा रहा बताओ ना मुझे, कहीं जयपुर में आपने कोई खबर की हो तो बताओ मुझे। नहीं है ना राजस्थान में, वो जहां पर है वहां की वीडियो डाल डाल के आप लोग ऐसे नहीं करना है। ना। मतलब बस ये बहाने बनाते हैं कि हम यहाँ से पेड़ अगर या काट रहे हैं तो 10 पेड़ हम पहले लगाएंगे, लेकिन ये पेड़ सब बेकार, लगते का है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें। किसी के पास टाइम नहीं बोलने का, दिखाने का टाइम नहीं लोगों के पास में। जो दिखाने लायक हैं वो दिखाने लायक रहते नहीं है, वो समझौते कर लेते हैं। जी जी। बहुत सारी बातें हैं। उसका क्या होता है कि एक दिन फिर उसको गोली मार दी जाती है ऐसे पर्यावरण कार्यकर्ता को, या उसको ट्रक के टायर के नीचे ला दिया जाता है। फिर वही चोर लुच्चे लफंगे जितने भी हैं वो सब फिर उस पर्यावरण कार्यकर्ता की आदमी पौधा लगाते हैं, उसकी बहुत अच्छी फोटो होती है, उस पर माला चढ़ाते हैं, उसके इधर देख के फोटो खिंचाते हैं, मूर्ति बना। सोशल मीडिया पर फिर लंबा चौड़ा लिखते हैं विष्णु लांबा जी बहुत अच्छे थे, मेरे परम मित्र थे, ऐसे थे वैसे थे। जिसने जिंदगी में साले ने एक लाइक नहीं किया होगा फेसबुक पे कि यार ये आदमी जिंदगी लगा रखी है, कोई विषय लिख रहा है जिसे कम से, जीवन में एक पेड़ भी नहीं लगाया होगा सीख के, वो कोई मतलब नहीं उसको, पेड़ फूट से जानता ही नहीं बेचारा पेड़ क्या होता है। आजकल वो और आ गया, वो मैं जानता नहीं तकनीकी चीजें, उस पे आजकल कुछ होता है तो वो आपकी फोटो बना देता है, वो पेड़ वेड लग जाता है क्या, एआई जो होती है उससे बना देता है, और वो उस पे फेसबुक टोटल सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। रोज देख रहा हूँ मैं डेली, मुझे हंसी आती है जबरदस्त। वो इस तरह से पोस्ट करते हैं सुबह सुबह, कई सारी बहन जियां, कई सारी माताएं, कई सारे कार्यकर्ता ऐसे पोस्ट करते हैं जैसे कोई अभी जैसे हरियाली हो जाएगी तुरंत। आज वर्ल्ड डालते एनवायरनमेंट डे है तो लोग हैशटैग लगाएंगे, हैशटैग हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पेड़ लगाओ, ये एक दिन के लिए, आज का दिन। कई सारे नेता सुबह सुबह उठ गए हाँ। रजाई में से, उन्होंने चद्दर में से ही जी जी। उन्होंने वहां पर एक वो डाल दिया। कई सारे रजाई में से उठ के उन्होंने लिख दिया कागज पे सेव एनवायरनमेंट, एक तख्ती ले ली, सेल्फी ले ली और डाल दिया, फिर वापस हो गए। हाँ। ये नौटंकी पर नहीं चलने का समय नहीं है। पर्यावरण संरक्षण करने का एक टाइम था, हाँ। वो टाइम आपके हाथ से निकल रहा अब है। ऑप्शन नहीं है। अब आपके पास में काम करना ही पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी थीम यही जारी की इस बार, बस अब लास्ट है, अब नहीं, अब कर लो फटाफट जो करना है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, सरकार को, जिम्मेदार संस्थाओं को, सभी को मिलकर के तय करना पड़ेगा, पर्यावरणीय प्रतिबद्धता के प्रति अपना संकल्प दोहराना पड़ेगा, उस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के जमीनी स्तर पर सार्थक परिणाम हम देख सकेंगे। देखिए सरकार से ज्यादा जो लोगों का माइंडसेट है ये बदलना जरूरी है। लोग कहते हैं मेरे अकेले गाड़ी कम चलाने से क्या होगा, मेरे अकेले एसी चलाने से क्या हो जाएगा। वो तो बेबुद्धि के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं ऐसे करने वाले तो, लेकिन सच ये है कि उन पागलों को ये समझना चाहिए जी जी। कि भैया थोड़ा थोड़ा मिलके सब करेंगे तभी होगा। कितनी आबादी है भारत की, 140 करोड़। आपको पेड़ कितने चाहिए प्रति व्यक्ति, या 5 पेड़ लगाओ। यूएन ने कहा 28 पेड़ की, यूएन की बात मानते हैं, 5 पेड़ विष्णु लांबा को छोड़ो, आप यूएन की बात मान लेते हैं, क्योंकि मैंने तो तब कहा था 2007 में, आज परिस्थितियां बदल गई। और जितने हम आप सरकारें सब मिलकर जितने लगा नहीं रहे, उससे ज्यादा हर साल हर दिन पल प्रतिपल विकास के नाम पर काटे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जितनी जनसंख्या है, अगर वो सब एक एक पौधा भी लगा ले तो भी 140 करोड़, तो आप कैसे लग गए, मतलब 140 करोड़ कैसे लग गए आपके, आप सोचिए ना। लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो है 100 गांवों में पर्यावरण आदर्श ग्राम के चलते 500 देखिए 500 करोड़। श्री कल्पतरु संस्थान पिछले 31 वर्षों में
1,60,00,000 पौधे लगा के संरक्षित कर चुका, जिसका डाटा हमने जिम्मेदार संस्थाओं को, व्यक्तियों को दिया है, हमारे पास उपलब्ध है। आपके मंच के माध्यम से मैं आमंत्रण करना देता हूँ, जो ज्यादा होशियार है उनको मैं चुनौती देता हूँ कि आओ देखो गिनो। हम भी अभी जो नए जंगल लगाए हैं उनको जियो टैगिंग के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन देखो और बिना अनुदान के देखो। आपके हौसले से लगे हैं सब काम, जो काम हुए हैं, पेड़ लगे हैं, वो आपकी ईमानदारी और हौसले से लगे हैं, किसी कृपा से नहीं लगे। 1,60,00,000 पौधे हमारे धरती पर जीवित हैं, इस बात की हम लोगों ने हर तरह से पुष्टि करवाई है। जी जी। जो सरकारें, आप कहीं, इसमें किसी का नाम नहीं ले रहा, जो बड़ी बातें कर रहे हैं, जो चीजें हो रही है, उनका भी तो कोई पूछे जा करके। हम तो जवाब दे देते हैं, आपसे नमस्ते कर लेते हैं, इसलिए आप हमसे पूछ लेते हो। जी जी। वो तो आपसे जवाब भी नहीं दे रहे। तो मेरी प्रार्थना है, श्री कल्पतरु संस्थान पिछले 31 वर्षों में 1.5 करोड़ पौधे लगा के जो संरक्षित करने का काम कर चुका है, वो अकेले विष्णु लांबा का काम नहीं है, टीम कल्पतरु का काम है, जनता जनार्दन की कृपा से हुआ है, वो सबके सामूहिक जन सहभागिता से हुआ है। और हम चाहते हैं कि आने वाले 2047 तक, जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, उस समय देश को 100 गांवों के, जो देश के चुनिंदा 100 गांव होंगे, स्पेशल गांव होंगे, ऐसे 100 गांवों को पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाए और 5 करोड़ पौधे लगा के इस राष्ट्र के प्रति, इस भारत माता के प्रति, हम इस धरती माता के प्रति हमारा एक समर्पण हम व्यक्त करें। आप श्योर है 5 करोड़ ये बड़ा काम नहीं लगता अब तो मुझे, अब तो बहुत कर देंगे। अब तो मैं, पहले तो क्या था, 2-2 पौधे के लिए तरस रहे थे, भी क्या है। हाँ। ये तो सरकार का साथ तो जरूरी रहता है। नहीं, सरकार क्या कुछ कर रही है? सरकारें साथ देती तो अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में काम किया कितना अच्छा लगा, मध्य प्रदेश में काम किया कितना अच्छा लगा, और राज्यों में जा रहे हैं, अदर कंट्री में जा रहे हैं, नेपाल में जो काम चल रहा है हमारा कितना अच्छा चल रहा है, अभी श्रीलंका में जो हमने राम वन गमन मार्ग का काम शुरू किया कितना अच्छा। तो ये जो चीजें हो रही है, ये चीजें आपको प्रेरणा देती है। लेकिन यहाँ तो घर का जोगी जो बना। भजनलाल सरकार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भजनलाल जी हमारे बड़े भाई की जैसे हमेशा रहे, और बहुत सारे अनुभव उनके साथ में हैं। और मेरा एक ऐसा मानना है कि जैसे भजनलाल जी भी सामने होते हैं ना, तो मैं कुछ बातों को करते हुए मजा आता। लोगों की आदत क्या, पीछे से बड़े बड़े बयान दे देते हैं, और मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि, उनसे कह रहा हूँ, या सीएम हाउस की टीम से कह रहा हूँ, वो देखेंगे तो पक्का फोन भी कर लेंगे। तो मेरा आग्रह यह है कि भजनलाल जी के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा है। बहुत प्यारे इंसान, अच्छे इंसान है। सुचिता के जो उदाहरण दिए जा सकते हैं, उसमें भजनलाल जी का नाम लिया जा सकता है। हर तरह से मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा बहुत अनुभव और लंबा अनुभव रहा, लगभग 13-14 सालों से मैं भजनलाल जी के संपर्क में हूँ। बीच में कई ऐसी समस्याएं आई, भजनलाल जी मेरे काम आए, मेरा मनोबल बढ़ाया। एक बार तो केंद्रीय कोई पर्यावरण मंत्री थे, उनके साथ कुछ छोटा मोटा कुछ हो गया था, तो भजनलाल जी काम आए, मेरा साथ दिया हमेशा उन्होंने। तो इसलिए मुझे उम्मीदें बहुत है। लेकिन एक सामान्य सा आदमी और उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाए, तो फिर चारों तरफ का जो रहता है घेरा, वो घेरा मुझे लगता है थोड़ा सा। तो क्या पर्यावरण के लिए, राजस्थान पर्यावरण के लिए भी खतरा है, वो घेरा पर्यावरण के लिए भी खतरा है, भजनलाल जी के लिए भी शायद खतरा हो सकता है, ये निश्चित रूप से, जितना मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि मैंने तो सबके साथ काम किया, मेरे तो जितने भजनलाल जी प्रिय, उतने गहलोत साहब भी प्रिय रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, राज भी है, विषय वो नहीं है। मैं कोई बीजेपी कांग्रेस का नहीं, मैं राष्ट्रीय संघ का सिपाही हूँ, इस बात का मुझे गर्व है, हमेशा रहूंगा, हर सरकारें बोलता रहा हूँ, आगे बोलूंगा, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपका बीजेपी कांग्रेस या किसी पार्टी का नहीं हूँ, राजनीति मेरा रुचि का विषय नहीं है। लेकिन मेरा इतना सा कहना है कि जो आपने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा करके 19 करोड़ पौधे लगा दिए, वो जनता जनार्दन उन्हें देखना चाहती है, वो धरती पे दिखने चाहिए। ये मेरी मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है, और मेरे बड़े भाई भजनलाल जी से भी अनुरोध है, ऐसा आग्रह मेरा रहेगा। आपने दोनों सरकारों के साथ काम किया, अशोक गहलोत के साथ भी हाँ, किया। गहलोत साहब के हरित राजस्थान का मैं हिस्सा था, और वसुंधरा जी के जल स्वावलंबन का मैं हिस्सा था। अशोक गहलोत और सीएम भजनलाल शर्मा, दोनों में पर्यावरण के लिए कौन बेटर कर रहा है? ये देखो, इसलिए मैं इसका जवाब ज्यादा मतलब देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि गहलोत साहब ने हरित राजस्थान योजना चलाई, बहुत अच्छी योजना चलाई, बहुत ही प्यारी योजना है। गहलोत साहब बहुत सादगी की, विनम्रता की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। 4 सालों में भजनलाल सरकार 50 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लेके चल रही है, और 19 करोड़ उन्होंने लगा दिए। अब वो 19 करोड़ नजर आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कहाँ लगाए? और मैं नहीं कहूंगा कहाँ लगाए, वो तो सरकार बताएगी आपको, लेकिन लगाए होंगे, धरती पे लगाए होंगे, राजस्थान में लगाए होंगे। लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं अपनी निस्वार्थ सेवाएं देना चाहता हूँ भजनलाल सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी से, और अकेले से नहीं, सिस्टम से, व्यवस्था से मेरा आग्रह है कि भाई मेरा समय का सदुपयोग करो, मुझे बुला लो, राजस्थान की जनता को मैं दिखाऊंगा कि आपने कहाँ कहाँ पेड़ लगाए। जनता उन पेड़ों को देखना चाहती है, खुश होना चाहती है, आपसे प्रेरणा लेना चाहती है। आपने इतना बड़ा इनोवेशन किया है, इतने कम समय में इतने पेड़ लगा दिया आपने,
तो जनता को दिखाएंगे सही ना अपन कि ऐसे लगाते थे तुरंत पौधे 19 करोड़ वो पौधे बाकी सरकारों के लिए भी एक पर प्रेरणा मिसाल साबित साबित होनी चाहिए। तो बिल्कुल। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, मेरी कोई शिकायत नहीं है। लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं कि मैं शिकायत नहीं भाई, उन्होंने 19 करोड़ पेड़ लगाए हैं, वो हम देखना चाहते हैं। हमने 30 सालों में 1.5 करोड़ लगाए, उनके लिए मैं आपको आमंत्रित भी करता हूँ, आइए देखिए, प्रूफ है, और पुष्टि बिना के किसी द्वारा। अनुदान के कैसे लगाए जाते हैं वो भी देखिए। आपने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया पानी की तरह लगाया भाई। तो जनता की बड़ी इच्छा है, राजस्थान की जनता की, वो सरकार के लगाए 19 करोड़ पौधों को देखना चाहती है। तो मेरी इच्छा है कि मैं जी। जाऊं अपने समय का। भाई राजस्थान में मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान पिछले 4 सालों में नहीं है, उससे पहले तो यही काम करता था मैं ज्यादातर। तो अब मेरे पास समय है, मैं दोनों राज्यों से मुक्त हो गया, तो मैं यही काम करूंगा कि आप अवसर दें मुझे, तो मैं प्रत्येक जगह जहां जहां आपने पेड़ लगाए मैं जाऊं और जनता को दिखाऊं कि हाँ भाई देखिए ऐसे लगाए जाते हैं 19 करोड़ पेड़। नहीं देखिए, आप कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने जीवन में 5 पौधे नहीं लगाए, बिल्कुल उसको चिता पे जाने का भी हक नहीं। बहुत ही कड़वी लाइन। कड़वी लाइन है लेकिन सच है, क्योंकि अब कड़वा कहने का समय आ गया। जी आपको जी। हमने समझाया था, आप हमारे बच्चे थे, आप स्कूल जाते थे, हमने आपको समझाया था बेटा रास्ते में कुत्ते को लात मत मारा कर। आप फिर मारते थे, फिर हमने कहा बेटा लात मत मार। फिर नहीं पार पड़ी तो फिर माँ बाप कई बार बेटे को लात मार देते हैं। तो ये वही समय आ गया है। इसीलिए मैंने 2007 में मेरे गांव लांबा में, टोंक जिले में एक सभा थी किसानों की, छोटा बच्चा था, तो मैंने खड़े होकर के कहा सब लोगों को कि मैं बस ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिसने अपने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए उसे चिता पर जलने का अधिकार नहीं है। कम से कम अपने अंतिम संस्कार के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। और अब 2 गज गज कफन और 2 मन लकड़ी की, 2 गज कपड़े की जगह आपको जमीन की जगह अब आपको 2 मन लकड़ी की बात करनी पड़ेगी, और ये बहुत जरूरी भी हो वो गया। कर्ज चुका के जाओ। और 5 पौधे आप लगाओ, मैं 5 करोड़ लगाऊंगा, ये मेरा एक था मोटा मोटी। ठाकुर जी ने साथ दिया हमारा। मैंने कब सोचा था कि ये सब चीजें इतनी जल्दी हो जाएगी। जो सहयोग मुझे बाद में मिले महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, तो वो सहयोग अगर पहले मिला होता तो क्या हम ये टारगेट तो हम कल पूरा कर दें। माननीय माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय कलराज मिश्र जी का एक भाषण पढ़ा है मेरा उन दोनों का, आप देखिएगा जी यूट्यूब पे। मैंने उसमें आग्रह किया उनसे कि सरकार इतने लगाना चाहती है, 1 करोड़ पेड़ लगाने का हम लगाएंगे बिना किसी अनुदान के, बिना 1 रुपया लिए हम लगा के देंगे। जगह बताओ हम लगाते हैं। 29 लाख पौधे श्री कल्पतरु संस्थान साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में बांटने के लिए तैयार कर चुका है, जिसमें 9 लाख पीपल के पौधे भी हैं। हम फ्री में देना चाहते हैं, आपके चैनल में बोल रहा हूँ, आइए ना, लीजिए, इसे मानसून से पहले लीजिए हमसे, वह बांटेंगे हम। आपके पास आपके पास रचनात्मकता का मादा होना चाहिए ना, कि बस हम करेंगे कुछ। साथ में हमने मिलके सारे वॉलंटियर्स जो इंटर्नशिप कर रहे हैं श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से, लगभग 2,500 वॉलंटियर्स अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, सबको काम सौंपा हुआ सीड कलेक्शन का। हमने बीज इकट्ठे करो, गर्मियों में बीज इकट्ठे करेंगे, लाएंगे, देंगे, और उसके बाद हम लोग जहां जहां भी हमारा इस तरह का बेल्ट है, जहां पर नदियां इस तरह की, जहां पर जिन प्रदेशों में, वहां पर हम लोग फिर पौधे तैयार करवा रहे हैं। वो पौधे तैयार करवा के लोगों को निःशुल्क वितरण करवा रहे हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा पहले वो जयपुर में हिंदू मेला हुआ था, उस समय हम लोगों ने 5.25 लाख तुलसी के पौधे तैयार करवा के निःशुल्क वितरण करवाए, कीर्तिमान कायम किया। तो मेरा आग्रह है, ये सब चीजें पहले भी सहयोग मिला होता तो निश्चित रूप से बहुत कुछ कर लिया गया होता। लेकिन हाँ, जब जागो तब सवेरा। हाँ अभी भी समय है, और हम लोगों के लिए बड़ा टारगेट नहीं है, ज्यादा हो करेंगे, जाएगा। इससे ज्यादा ही करेंगे। लेकिन देखिए, जनता का साथ चाहिए। लास्ट में जनता को क्या प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? मुझे लगता है कि अब जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने शास्त्र हुए हैं, जितनी भी संसार में अच्छी बातें हैं, वो कही जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं, उनको अमल में लाना बाकी है। तो मैं अपनी तरफ से कोई एडवाइस मेरे पास नहीं है देने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो महापुरुष कह गए हैं, जो रामायण जैसे महान ग्रंथों में लिखा जा चुका है, उस पर अमल करो। और सभी ने कहा है कि प्रकृति देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। उस रास्ते पर चलो। हम भारत हैं, हम विश्व को दशा दिशा देने वाले लोग हैं, हम विश्व गुरु कहलाते हैं। जी। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे आइए। ऐसे लोगों से प्रेरणा क्यों नहीं ले रहे आप? जगदलपुर जैसी जगहों पर अभी आप देखिए, नक्सल ग्रीन मिशन श्री कल्पतरु संस्थान ने शुरू किया है। आप कल्पना कीजिए कि वो लोग आ रहे हैं जिनके नाम से पूरे कितने साल हो गए नक्सलवाद नक्सलवाद नक्सलवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, और फिर उसके बाद में माननीय गृह मंत्री जी ने उसको परिभाषित किया कि भाई 31 मार्च 2026 तक भारत माओवाद मुक्त हो जाएगा। और हमारे
CISF, CRPF और ऐसे जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, पत्रकार साथी, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, सबने मिलकर के एक वातावरण निर्माण बनाया किया और सब लोगों ने सरेंडर करने के लिए आ गया है। जी। सरकार ने उनके लिए रेड कारपेट बिछाई और सब लोग आए कि नहीं नहीं, बिल्कुल संवैधानिक तरीका। संविधान बहुत बड़ी ताकत है। अभी आपने पहला प्रश्न किया था मुझसे कि आपको डर नहीं लगता क्या? जी जी। आप कल्पना कीजिए, मतलब संविधान बहुत बड़ी ताकत है। जो संविधान के रास्ते पर चलते हैं ना, वो घबराते नहीं है। कानून उनके साथ खड़ा होता है, वरना हम बोल पाते, सब चीजें कर पाते, नहीं कर पाते। तो मेरा आग्रह है कि इतना सब कुछ हो रहा है, जिन पे 5-5 करोड़ के इनामी जो आपने बना दिया था जिनको, उनको हम वृक्ष मित्र बना रहे हैं और बहुत जल्द भगवान ने चाहा तो जयपुर आ रहे हैं हम लोग, फिर साथ में पेड़ लगा रहे हैं, सब देखेंगे लोग। विजन आपका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु लांबा जी जुड़ने के नमस्कार। लिए। और आपका विजन सच में जो देश के लिए, पर्यावरण के लिए जो कुछ कर रहे हैं, और 5 करोड़ का जो आपके लक्ष्य है, मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी 2027 का आपने टारगेट लिया है, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए। और एक चीज इस पॉडकास्ट से मैं लेकर जाऊंगा कि अगर आपने 5 पेड़ जीवन में नहीं लगाए तो आपको चिता का भी हक नहीं है। ये बहुत ही प्यारी चीज कही। और दर्शकों से भी मेरा यही निवेदन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, एक दिन मनाया जाता है, हाँ इस दिन पेड़ लगाना जरूरी है, लेकिन वर्ल्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अगर हम हर हफ्ते हर महीने मनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा पर्यावरण के लिए, पूरे देश के लिए। हम ऐसे ही पॉडकास्ट आप तक लाते रहेंगे। आखिर में यही कहना चाहूंगा, प्रकृति देवो भव।